हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2019 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल सकती हैं इस वीडियो में जो आपका स्कोर इंक्रीज कर दें और आपको थोड़ा बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचे, लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। इतने टाइम में आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें देखनी है और आपको पता है कि एग्ज़ाम में डिले होता है जिसकी वजह से काफ़ी एस्पिरेंट्स ने काफ़ी अच्छी तैयारी भी करी है। तो कंपटीशन नो डाउट थोड़ा सा बढ़ा होगा यहाँ पे और आपको अच्छा स्कोर करना ही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है सीएचएसएल एग्जामिनेशन का टियर 1 निकालना मुश्किल होता है सीजीएल एग्जामिनेशन के टियर 1 निकालने से, क्योंकि सीएचएसएल एग्जामिनेशन में जो टियर 1 को क्वालिफाई करने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ 50,000 होते हैं 40 लाख लोगों में से, और सीजीएल की बात करें 20 लाख लोगों में से 1.5 लाख लोग लगभग क्वालिफाई करते हैं टियर 1 एग्जामिनेशन को। तो सीएचएसएल की इसी वजह से कट ऑफ भी सीजीएल से थोड़ी सी हाई जाती है अगर पेपर का लेवल सेम हो। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना और तैयारी आपको यहाँ पे अपने अच्छे से करनी है। बाकी मैं आपको और चीज़ें भी बताऊँगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी आईबीपीएस ने आरआरबी का एग्ज़ाम करवाया, तो कुछ गाइडलाइंस आपने देखी होंगी। ठीक है, वही गाइडलाइंस आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में मिलेगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो शायद आप अभी ध्यान ना दे रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान दोगे तो आप एग्जाम में अच्छा करोगे, बाकी लोगों से बेहतर करोगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। सबसे पहले तो एग्जाम में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दोगे आप यहाँ पे, क्या एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम दे रहे होगे क्या आपको मास्क पहनना पड़ेगा? मास्क पहन के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी मास्क पहन के मॉक टेस्ट दे रहे हैं? बहुत ही कम लोग हैं। आपको आदत डालनी है, मास्क पहन के अपना एग्ज़ाम देने की हैबिट बनाओ, जिससे कि जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप मास्क पहन के एग्ज़ाम दोगे तो आपको कोई अलग सा एनवायरनमेंट ना मिले, आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। ठीक है, मास्क अपना अच्छा रखना, ऐसा रखना जिसमें आप इजीली सांस ले सको, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग होंगे जल्दबाजी में उसी दिन देखेंगे कौन सा मास्क है, कोई भी उल्टा सीधा मास्क मिला वो पहन लेके चले जाएंगे वहाँ पे, और जब वहाँ पे एग्जाम कर रहे होंगे मास्क में गर्मी लगेगी, सफोकेशन होगी, कुछ भी होगी आपको, वो सीधा फर्क आपके एग्जाम पे डालेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक अच्छा मास्क आपको रखना है अपने साथ। और अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी 15 दिन बचे हुए हैं, आप रेगुलरली आपको मॉक तो देना ही है, वो मास्क पहन के मॉक देना। क्या ये चीज़ समझ आई? अच्छा, एग्जाम सेंटर में जाओगे आप वाटर बोतल भी लेके जा सकते हो अपनी ट्रांसपेरेंट, और आप पेन भी ले जा सकते हो मेरे ख्याल से। तो पेन भी अगर आपको चॉइस मिल रही है कि आप अपनी पसंद का ले जा सकते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना वो पेन लेके जाना जिसमें आप हैबिचुअल हो। तो अभी से प्लान सेलेक्ट कर लो, जो मॉक दे रहे हो उसी पेन से दो, और वैसा ही पेन एग्जाम सेंटर में लेके जाना, उसका भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वो हाथ पे अच्छी तरह से सेट रहेगा आपका। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि जब हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं, अभी हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो हम मास्क पहन के मॉक देंगे, और रोज़ अब हमें मॉक भी देना है। ठीक है, एग्ज़ाम की हैबिट बनी रहेगी तो प्रेशर नहीं आएगा, वरना एग्ज़ाम में क्या होता है हम मॉक देखते नहीं हैं और एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करने में फिर दिक्कत आती है और फिर पैनिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं करना आपको एग्जाम में। मास्क वहाँ पे पहन के मॉक देते रहो, डेली का कोशिश करो। अब एक मॉक तो डेली का दो ही, अगर आपकी तैयारी पूरी तरह से बहुत अच्छी हो गई है तो डेली के 2 या 3 मॉक भी आप दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम डे से पहले वाले दिन मॉक मत देना, बाकी रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ पे मॉक दे सकते हो। क्लियर है ये वाला पार्ट? अच्छा, मैं इसे छोड़ के चलता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्ट्रेटजी को चेंज मत करना अपनी बहुत ज़्यादा। जिस स्ट्रेटजी से आपने सोचा है ना कि मैं इस तरीके से मॉक लगाऊंगा, इस तरह से एग्जाम में पेपर दूंगा, बिल्कुल वही स्ट्रेटजी फॉलो करना। जनरली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी क्या होती है जो मैं प्रेफर करता हूँ, हम कहते हैं कि पहले जीके सेक्शन दिया जाए, उसके बाद इंग्लिश सेक्शन दिया जाए, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन दिया जाए, उसके बाद क्वांट सेक्शन दिया जाए। ठीक है, ये स्ट्रेटजी हम जनरली फॉलो करते हैं। तो आप इसी स्ट्रेटजी पे अगर आप भी यही कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वरना अगर आप थोड़ा सा देख सकते हो तो ये एक बेटर तरीका होता है। क्योंकि होता क्या है, जीके में हम फर्स्ट बार की में सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं 5 से 6 मिनट में, या 5 से 8 मिनट ले लो, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, किस तरह से आप जीके अटैम्प्ट करते हो। ठीक है, 5 से 8 मिनट में जीके हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें, अभी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो ज़्यादा पूछ नहीं रहे, बाकी चीज़ें ईजी आ रही हैं, तो 12 मिनट के अंदर आराम से इंग्लिश भी खत्म हो जाती है। उसके बाद रीजनिंग आती है, उसके बाद क्वांट सेक्शन आता है। तो रीजनिंग और क्वांट सेक्शन के लिए आपके पास एम्पल टाइम होगा। उसमें रीजनिंग में भी आप 1 अटैम्प्ट में 18 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, और उसके बाद क्वांट सेक्शन के लिए आपके पास 25 से 30 मिनट बचेंगे, उसमें क्वांट सेक्शन भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बाकी अगर क्वांट का लेवल अच्छा आ गया, देखो पेपर हमने सीजीएल टियर 1 के देखे,
ठीक है। बहुत सारे पेपर ऐसे थे जो बहुत ईजी थे, 15-15 मिनट में पूरा सेट किया जा सकता था 25 के 25 क्वेश्चन। और कुछ सेट ऐसे भी थे जिसके लिए 35 मिनट भी दे दी जाए तो वो भी कम लगेंगी, जैसे कि हमारा 5 तारीख की शिफ्ट का पेपर था। तो इट डिपेंड्स कि आपका एग्जाम कैसे आ रहा है। तो आपको एक स्ट्रेटजी ऐसे लेके चलनी है कि क्वांट सेक्शन के लिए हमें नहीं पता ईजी आएगा डिफिकल्ट आएगा। रीजनिंग को भी आप उसी तरह से टाइम दो, जो लग रहा है मुश्किल क्वेश्चन है उसे बाद के लिए छोड़ो, एक अटैम्प्ट में 15 से 18 से 20 तक कर सकते हो आप। उसके बाद क्वांट सेक्शन अगर ईजी है तो सारे के सारे कर लोगे, टाइम बच जाएगा तो रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चन। वरना क्वांट अटैम्प्ट कर रहे हो तो एक बार की में आप क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, कितनी आपने मेहनत करी है, तो एक अटैम्प्ट में 15 से 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट फिर भी कर ही लोगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा अब वहाँ पे आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी कि उस टाइम में आपको रीजनिंग का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है या क्वांट का। क्वांट के क्वेश्चन में ये होता है कि आप अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया जाए तो आप कर ही लेते हो। रीजनिंग में कई बार सीरीज के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसके लिए अगर ज़्यादा टाइम भी दे दिया जाए तो हम नहीं कर पाते, ठीक है। और जैसे काउंटिंग फिगर का बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो वो लगेगा कि हम गलत भी काउंट कर सकते हैं, तो उस टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा जाना है या नहीं जाना, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि उस टाइम में पहले क्वांट के करें, और रीजनिंग का अगर मुझे कुछ लग रहा है कि सोच के आ जाएगा आंसर तो मैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आप वैसे फॉलो कर सकते हो, वरना आपने कोई और स्ट्रेटजी से पेपर दे रहे हो और आप उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी पे टिके रहो, यहाँ पे ज़्यादा बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप एग्ज़ाम दे ही रहे हो तो कोशिश हमेशा ये करनी है आपने कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होता है। जस्ट अ सेकेंड। अगर हम एसएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आप एक क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करते हो तो आपको +2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, -0.5 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। तो सही करने पे +2 और गलत करने पे -0.5। अगर मैं बात करूँ आपको 100 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, 100 के 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर देते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 हो गए, ठीक है। 1/4 आपके सही होंगे 25 क्वेश्चन, और गलत होने वाले क्वेश्चन कितने हैं, 75 क्वेश्चन। 25 100 पे सही पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 50 नंबर मिलेंगे, और आप 75 गलत पे आपके मार्क्स कितने कटेंगे, 37.5, ठीक है। तो अगर हम तब भी बात करें तब भी आपको 12.5 नंबर का एडवांटेज मिलता है। तो अगर आपकी किस्मत ज़्यादा खराब है बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केसेस में एसएससी एग्जाम्स में क्या होता है, हमें एडवांटेज होता है ज़्यादा अटैम्प्ट करने पे। तो कोशिश करनी है ज़्यादा अटैम्प्ट करने की, बिल्कुल तुक्के मारने को तो नहीं मैं कहूँगा कि चारों ऑप्शन में कुछ नहीं आता तो आप बस तुक्के मार के आ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, आप के 2 या 3 ऑप्शन में आपको डाउट है तो 2 ऑप्शन वाले तो डेफिनेटली आप अटैम्प्ट करें, 3 ऑप्शन में भी आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है रिस्क लेना, 2 ऑप्शन में डाउट हो तो 100% आप मार्क करके आओ अपने आंसर को, चांसेस हैं आप अच्छा ही स्कोर करोगे। अगर आपको लग रहा है कि पेपर में कुछ भी आपको नहीं आता तो ऐसा हो सकता है कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो तो नॉर्मलाइजेशन से आपको एडवांटेज मिलेगा, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत ही कम थी, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको एग्जाम में भी कुछ नहीं आता, तो आप सारे ऑप्शन तुक्का मार के आ सकते हो सकता है किस्मत आपकी साथ दे दे और आप अच्छा स्कोर कर जाओ। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, कम ही चांसेस होते हैं कि आप बहुत अच्छा करोगे इस टाइम पर, बाकी तैयारी कर रखी है तो ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो सिलेक्शन पाते हैं और जो सिलेक्शन नहीं पाते उनके बीच में डिफरेंस ये होता है कि उन्हें क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छा स्कोर करोगे, अगर आपने तैयारी भी करी है तो कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छा अपने आप स्कोर करोगे, एग्जाम में हड़बड़ाओगे नहीं, घबराओगे नहीं अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि आपने मॉक्स इतने दे रखे हैं, आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मुझसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल अच्छा स्कोर करूंगा। तो मॉक देते टाइम अपनी परसेंटाइल हमेशा चेक करते रहो, आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है, ठीक है। तो परसेंटेज से आपको आइडिया रहेगा आपका लेवल क्या है, और अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप डेफिनेटली के लिए एग्जाम को क्लियर कर जाओगे, तो वहीं से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। मॉक के टाइमिंग क्या रख सकते हो आप, जनरली आपका जो पहले होता था 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था एसएससी में, और एक आपका 10 बजे से होता था एग्ज़ाम, एक आपका 1 बजे से होता था, फिर आपका 4 बजे से एग्ज़ाम होता था, ठीक है। तो अलग अलग टाइमिंग पे आप ट्राई कर सकते हो मॉक देने की, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना है, इवनिंग शिफ्ट मिल गई। ऐसा ना हो, कुछ लोग होते हैं सुबह जल्दी उठते हैं 10 बजे मॉक देने की आदत होती है, लेकिन दिन में 4 बजे वाला अगर उन्हें स्लॉट मिल जाए तो 4 बजे उनकी नींद का टाइम हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे सोते हैं 4 बजे, तो प्रॉब्लम करेगा वो वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम आपकी नींद का टाइम होगा, उस टाइम आपको एग्जाम में एकदम अचानक से एग्जाम पेपर दे दिया जाए तो आप थोड़ा एक्टिव फील नहीं करोगे, तो थोड़ा इस टाइम इस चीज़ का आप ध्यान देना। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना अब आपको,
ठीक है। स्पेशली जनरल अवेयरनेस होता क्या है, जनरल अवेयरनेस हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी होती है, पूरे साल भर से हम जीके पढ़ते रहते हैं, क्योंकि एक जीके ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कितना भी पढ़ लो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, और जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक हम पढ़ते रहते हैं, राइट। अगर हमें टॉप करना है, हम कहते हैं जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर जाए, बाकी तीनों सेक्शन में अच्छा कर ही रहा हूँ, जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर जाऊँगा तो मैं टॉप कर जाऊँगा, राइट। ये हमारे दिमाग में चलता है, ठीक है। अगर हम बात करें, आप बहुत ज़्यादा जीके यहाँ पे मत पढ़ो। जीके में पढ़ना है तो आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, ठीक है, जो लेटेस्ट के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, अगस्त महीने के, सितंबर महीने के, ठीक है, इसमें से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उससे पहले जुलाई महीने के, ये 3 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। अगर पेपर नया बना, अगर पेपर पुराना बना तो फिर आपके पास जनवरी और फरवरी के जो पेपर्स थे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जनवरी, फरवरी और दिसंबर के। तो एक तरीके से यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा बर्डन है कि आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो जाएगा तो आपको कुछ हद तक आइडिया लग जाएगा कि पुराने पेपर हैं या नए पेपर हैं। अब जो CHSL का पहले पेपर हुआ था मार्च के अंदर, उसमें तो हमने ये चीज़ नोट करी थी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो CGL में पूछे गए थे 2019 में, उसका भी मार्च में पेपर हुआ था, वही रिपीट कर रहा था CHSL के अंदर। तो CGL के जो पेपर्स हैं वो वाले एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। उसके जीके सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर कर लेना, ठीक। जैसे अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वहाँ पे, ठीक है, और जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, वो सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे एक बार CGL के जीके के सेक्शन जरूर कवर करके जाना, एक बार रीड कर लेना 2019 में क्या क्या आया था। अगर सेम पेपर CHS से करना तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, और बाकी पैटर्न तो आपको लेटेस्ट पैटर्न वहाँ से पता चल ही जाएगा। क्लियर है, चलें आगे। अच्छा, हमने जिसकी बात करी क्वांट सेक्शन की, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फॉर्मूला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप क्या करो, जो आपके अर्थमेटिक में तो फॉर्मूले ज़्यादा नहीं होते, एडवांस मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करने की कोशिश करो कि वो रिवीजन होती रहे, क्योंकि मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ज्योमेट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ही होती है। तो फॉर्मूला अगर आपके टिप्स पे होंगे ना तो आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें तो अभी नहीं आ रही SSC में। 2017 में जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन पूछी गई थी वो कंसेप्चुअल थी बहुत ज़्यादा, लेकिन TCS के आने के बाद कंसेप्चुअल थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, लिमिटेड कंसेप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि TCS बहुत कुछ पूछ रहा है, कुछ लिमिटेड कंसेप्ट हैं, उसके ऊपर क्वांट सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि इन सेंटर हो गया, इन सेंटर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास जैसे कि एक फिगर दे देगा, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपको दे देगा यहाँ पे कि यहाँ से एक लाइन मैंने खींची जो कि इन सेंटर से पास होती हुई जा रही है, एक यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींच दी से कुछ इस तरीके से, आपको ये वाला एंगल दे देगा, आपको ये वाला एंगल दे देगा, आपसे पूछ लेगा ये वाला एंगल क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ये B है, ये C है, इन दोनों में से जो सा भी बड़ा एंगल है B, उसमें से छोटे वाले एंगल को घटा दो C, और मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इनटू में हाफ कर दो, ये मेरे पास इस वाले एंगल की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही इस तरह का क्वेश्चन आपका सरकम सेंटर पे भी पूछा है, ठीक है। आपका ये वाला पॉइंट है सरकम सेंटर का, आपको क्या क्या दे रखा होगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन जा रही है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। आपसे ये वाला एंगल दे देगा, आपको ये वाला एंगल दे देगा, आपसे पूछ लेगा ये वाला एंगल। इस केस में क्या होता है, अगर ये वाला एंगल A है, ये B है और ये C है, तो ये हो जाता है एंगल B माइनस एंगल C, यहाँ पे हाफ नहीं आता, ठीक। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको पता नहीं जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वांट सेक्शन में एक कंसेप्ट है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उस पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें क्या दे देगा आपको, मैं बता देता हूँ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया आपका एक मैंने कुछ इस तरीके से, उसमें दे देगा ये दो डायगोनल्स हैं, मैंने दो डायगोनल्स बना दिए। उसमें क्या देगा, जो ये वाला डायगोनल है ABCD, ठीक है, जो BD डायगोनल है ना, ये इसे बाइसेक्ट करता है। तो इसके अगर ये वैसे बाइसेक्ट करता है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो हम कहते हैं AB किसके बराबर होता है, ये CD के बराबर होता है। जो बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे A वाली है, इसके बराबर वाली साइड AC बाइसेक्ट हुआ ना मेरा, A और C, तो A के बराबर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर, C के बराबर वाली दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार पूछ रहा है TCS, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है क्वांट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ABC ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर ये एंगल बाइसेक्ट करता है मेरा A, तो ये जो हमारे पास होता है, इस मान लेता हूँ D, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है अगर ये वाली साइड A है आपके पास, ये वाली साइड B है, तो हम कहते हैं BD बाई DC किसके बराबर होता है, ये A बाई B के बराबर होता है। इस थ्योरम पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको पता चलेगा किस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। वो चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। जस्ट अ सेकेंड, ये सिस्टम हैंग कर रहा है।
अच्छा, अगर हम बात करें मॉक देते टाइम हमेशा फोकस आपका मार्क्स पे ना होगे परसेंटाइल पे होना चाहिए, क्योंकि परसेंटाइल आपको बताएगा आपका कंपटीशन में कितने हो। अगर 100 लोग पेपर दे रहे हैं तो 100 लोग में आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। अगर 100 लोग पेपर दे रहे हैं और अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है 99, इसका मतलब आप 99 लोगों के पास हो, आपकी रैंक क्या चल रही है, 100 लोगों में 99 भी रैंक चल रही है। तो हमेशा परसेंटाइल कंपेयर करो, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है, इसमें आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, ये मैटर करता है आप बाकी लोगों से कितने बेहतर हो, उसी पे कट ऑफ भी डिसाइड की जाती है। तो हमेशा मॉक में परसेंटाइल देखो, कोशिश करो 90%, 90+ परसेंटाइल आपकी चल रही है तो आप काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। आपके चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में कट ऑफ को क्लियर करने के। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है, तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अगर किस्मत साथ दे दे तो हो सकता है आपका कुछ हो जाए। जो ये एग्ज़ाम है ये आपका टेम्प्रेरी फ्यूचर डिसाइड करने वाला है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। CHSL के थ्रू सिलेक्शन लेते हो, उसके बाद भी आप क्या करते हो, आगे प्लान करते हो CGL की, CHSL की, CPO की, तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं, राइट। तो CHSL हो गया तो मेनली जो ज़्यादातर लोगों का टारगेट होता है वो CGL होता है। तो कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट स्टेज है, बीच वाली स्टेज है, यहाँ पे आपने CHSL पेपर दिया, उसके बाद भी हो सकता है CHSL के बाद आपका CGL का मन बने, उसका हो सकता है उसके बाद आपका UPSC CSC का मन बने, ठीक है। और भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट PCS एग्जामिनेशन, उनका मन भी बन सकता है आपका। तो ये एक लेवल है जो आप अटेन करोगे, उसके बाद आगे फर्दर स्टडीज करके आप और बेटर पोस्ट ले सकते हो एक बार की में, ठीक है। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो CGL दोगे डायरेक्टली, तो जहाँ CHSL में आप 3-4 बार प्रमोट होने के बाद जिस रैंक पे पहुँचोगे इंस्पेक्टर पोस्ट तक, वो आप CGL में डायरेक्टली वहीं से रिक्रूट हो सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, इसे ये मान के चलना है कि हाँ मैं पेपर दूंगा, अपना 100% दूंगा, रिजल्ट की चिंता मत करना कि रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद CGL एग्जामिनेशन भी आ रहा है और भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं। आपको अपना 100% देना है कि हाँ मैं अब तैयारी कर रहा हूँ तो 100% करूँगा और अपना सिलेक्शन लूँगा, ठीक। तो ये करो कि अपनी तैयारी करो, 100% दो, लेकिन फिर भी यहाँ पे डर के मत पेपर देना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। CGL के बाद CHSL के बाद आपका CGL एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है, और भी एग्जाम्स होते रहते हैं, तो ठीक है, बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। हाँ मैंने मेहनत करी है, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल दिल लगा के मेहनत करी होगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बस डर के मत पेपर देना कि अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। जहाँ आपके दिमाग में डर बैठ गया तो आप क्या करोगे, अपना रूटीन ब्रेक करके ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, और वो आपके स्लीप पैटर्न्स को इफेक्ट कर सकता है, हो सकता है आप एग्जाम में प्रेशर के कारण ज़्यादा अच्छा स्कोर ना कर पाओ, ठीक है। फ्री माइंड से जब भी हम पेपर देते हैं हम हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं एज कम्पेयर टू कि हम प्रेशर के अंदर पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप मॉक देते टाइम एक चीज़ और फॉलो कर सकते हो। जैसे घर में अगर आप दे रहे हो, हमेशा क्या होता है, हमारी एक पोजीशन होती है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे मॉक दे रहा हूँ। कोशिश क्या करो, पोजीशन को चेंज करो, एक बार यहाँ पे बैठ के मॉक दे के देखो, क्योंकि एग्जाम सेंटर में आपको किसी भी डायरेक्शन में मॉक देना पड़ सकता है, तो हर डायरेक्शन की आपको हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। आप अलग अलग कंडीशनिंग में भी चेक कर सकते हो, एक बार बिना लाइट के मॉक दे के देखो, बिना पंखे चलने के मॉक दे के देखो। कई बार क्या होता है एग्जाम सेंटर में लाइट चली गई, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं, पसीने में कैसे मॉक दिया जाएगा, उसकी भी हैबिट बनाओ, ठीक है। और मास्क पहन के, तो अब आपको जितने भी मॉक्स देने हैं मास्क पहन के देने हैं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी हैबिट्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमाते संगोस्त्वा कर्मण्य, ठीक है। आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, आपने मेहनत करी है, फल आपको अपने आप मिलेगा, राइट। तो ये वही है कि जो भी करो कॉन्फिडेंस के साथ करो, आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेहनत करी है होगा सिलेक्शन। चलते हैं आगे, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ही ली हैं। बाकी अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है, उनका फ़ायदा उठा सकते हो, उनकी PDF भी अवेलेबल है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। बाकी अगर आप फ्यूचर एग्जाम्स में तैयारी करते हो तो CGL 2020 CHSL 2020 के एस्पिरेंट हो और इस वीडियो में बस ऐसे ही देखने के लिए आए, तो आप पूरी तैयारी अपनी अनअकैडमी से करो। और यहाँ पे मेरा भी बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से, वहाँ पे SSC CGL CHSL 2020 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी से कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, RB10 कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम्स की, बैंकिंग एग्जाम्स की, या UPSC CSC एग्जामिनेशन की। So that's it guys, I hope this video is beneficial to you. Bye bye, take care, Jai Hind and all the best.